आगे है 1.6 सिंचाई। सिंचाई यानी फसलों को पानी देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे के फूल, फल एवं बीज की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषकों का स्थानांतरण एक पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पीले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। पाला पड़ना यानी कि सर्दी की वजह से फसल का खराब हो जाना। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। बारंबारता यानी कि कितनी बार हमने कोई चीज की उसे हम उस चीज की बारंबारता कहते हैं। ऐसा क्यों है? गर्मी की ऋतु आ जाए तो हमें पानी ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि गर्मी के कारण खेतों से या पौधों से पानी ज्यादा वाष्प बन के उड़ता रहता है। क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? हाँ, ऐसा ही होता है। इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूं। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। पौधों को यदि हम घर में लगाते हैं तो लगातार पानी देते रहना चाहिए गर्मियों में, नहीं तो वे सूख कर मर जाते हैं। सिंचाई के स्रोत कुएं, जलकूप, तालाब या झील, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। ये कुछ चित्र दिए हुए हैं। ये मोट, ये पारंपरिक तरीके हैं कुछ। पहले कुएं जैसा कुआं होता था, उसमें चमड़े का एक बड़ा सा थैला होता था, वो डुबोते थे। पशु जैसे ही रस्सी खींचते थे, वो थैला, चमड़े का थैला ऊपर आता था और उससे पानी निकाल के हम खेत में बहा देते थे। एक चैन पंप है, उसके बाद चैन बंधी होती थी इस चक्र से। जैसे ही घूमता था, इस पे लगा डिब्बा नीचे जाता था और वो पानी बाहर उड़िलता रहता था। उसके बाद ढेकली है, इसके अंदर ये एक तरह का सिस्टम लगा होता था। पानी की बाल्टी अंदर जाती थी, ये ऊपर उठ जाता था। जब इसको दोबारा नीचे दबाते थे तो पानी की बाल्टी फिर बाहर, और इसको पकड़ के हम बाहर खेतों में उड़ेल देते थे। फिर ये चित्र है, रहट बोलते हैं। इसमें कुछ पशु होते हैं, वे किसी सिस्टम को घुमाते रहते हैं और इससे जुड़ी एक चैन इस पहिए को घुमाती रहती है, और ये इसके ऊपर जो बाल्टी जैसे कुछ पिपे लगे हुए हैं, ये नीचे से जाएंगे, पानी को भर के फिर बाहर उड़ेल देंगे, फिर जाएंगे, फिर पानी बाहर उड़ेल देंगे। इस तरह से पानी निकलता रहता था जब तक ये पशु घूमते रहते थे। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते हैं, परंतु यह कम दक्ष हैं। ये सस्ते हैं लेकिन इनसे पानी बहुत कम निकल पाता है। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं, जैसे मोट, ये हमने अभी देखा, चेन पंप, ढेकली, रहट, ये सभी पारंपरिक तरीके हैं। इनको पहले इस्तेमाल किया जाता था। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सिंचाई की आधुनिक विधियां। आजकल हम पुरानी विधियों को छोड़कर कुछ नई विधियों का प्रयोग करते हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्यय से कर सकते हैं। मुख्य विधियां निम्न है। नंबर 1 है छिड़काव तंत्र या स्प्रिंकल मेथड। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइपों या नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप से भेजा जाता है तो वह घूमते हुए
नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसमें एक मोटर होती है जो पानी जहां पे इकट्ठा है वहां से लेके उसको कुछ पाइपों में भेज देती है, और इन पाइपों के सिरों पर फुहारे जैसी संरचनाएं हैं। जैसे पानी में आएगा वो फुहारे के रूप में पानी को इधर उधर बिखेर देंगे। ड्रिप तंत्र, इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। इसमें भी सिस्टम है सेम, जहां पे पानी है वहां से एक मोटर पानी को खींचती है। अब वो नली खेतों में अंदर ही अंदर फैली होगी और वहां पे छोटे छोटे छेद होंगे। जैसे ही उन नलियों में पानी जाएगा छोटे छोटे छेदों द्वारा उस फसल की जड़ों में बूंद बूंद करके पानी अपने आप गिरता रहेगा। अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। इस तंत्र में पानी मिट्टी में ही पौधों की जड़ों में पहुंच जाता है, जल बाहर आ ही नहीं पाता, जिसकी वजह से वो हवा में वाष्पीकृत होके व्यर्थ नहीं जाता। आगे है खरपतवार से सुरक्षा। बूझो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग गए हैं। कई बार हम फसल उगाएं तो उसमें फसल के साथ साथ कुछ अन्य पौधे भी उग जाते हैं जो हमारी फसल के पोषक तत्वों को प्रयोग करके फसल की पैदावार को घटा देते हैं। क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? नहीं, ये अन्य पौधे अपने आप उग गए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं उगाए। खेत में कई अन्य अवांछित मतलब जो हमें चाहिए नहीं पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। यदि खेत में खरपतवार उग गए तो वो खेत से जल भी लेंगे, पोषक तत्व भी लेंगे, जगह भी लेंगे, और जो सूर्य का प्रकाश है उसके लिए फसल के दूसरे पौधों के साथ स्पर्धा भी करेंगे, जिससे पौधों की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले होता है। यदि खरपतवार में पुष्प बन जाएं और बीज बन जाएं तो वो हवा के द्वारा दूसरी जगह पे फैल जाएंगे और ज्यादा जैसे पौधे उग जाएंगे। इसलिए खरपतवार के पौधों को उनमें पुष्प और बीज आने से पहले हटा देना सबसे अच्छा है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरों की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D एक खरपतवार नाशी दवा का नाम है। खेतों में डालने से खरपतवार मार देता है। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर या फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। इस तरह की कुछ कैनी होती है, उसमें एक पाइप होती है, उसके अंदर हम दवा भर के, दूसरी तरफ एक हैंडल होता है। हैंडल को जब हम ऊपर नीचे करते हैं तो इस पाइप से होते हुए यहाँ से फुहारे के रूप में वो दवाई निकलती है, उसे हम फसलों के ऊपर छिड़क देते हैं। और इस खरपतवार नाशी का ये फायदा है कि ये फसल के पौधों को कोई नुकसान नहीं करता, ये सिर्फ खरपतवार नाशी को मार देता है। क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? कई बार हो सकता है यदि हम खरपतवार नाशी दवाई को छिड़कते समय मुंह पे कपड़ा न रखें तो वो श्वास द्वारा हमारे अंदर जा सकती है और वो हमें
नुकसान कर सकती है। इसलिए जब भी इस तरह का कोई कार्य करें तो मुंह अपना किसी रुमाल से या कपड़े से ढक लेना चाहिए। जैसा पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। इससे आगे 1.8 कटाई। फसल को यदि हम काटते हैं तो उसे कटाई कहेंगे। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधे को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा इसे धरातल के पास से काट लेते हैं, यानी मिट्टी में जहां से पौधा उगना शुरू हुआ है वहां से इसको काट देंगे। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती, ये दरांती दिखाई हुई है, दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीज या दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेशिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। यहाँ पे एक मशीन दिखाई गई है, यह मशीन कंबाइन यानी कि सारे काम मिलके कर देती है। इसके अंदर ये पहले फसल को काटती है, अपने अंदर से ले जाके दाने भी निकालती है और भूसे को अलग करती है। तो ये सारे काम एक साथ करती है, इसलिए इसको कंबाइन कहा जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। ये हार्वेस्टिंग का काम भी करती है, मतलब फसल काटना, और थ्रेशर का काम भी, जो कि फसल से दाने अलग करना और उसका भूसा अलग कर देना। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर या विनोइंग इंग्लिश में कहें तो अलग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, फसल को काटते हैं और उसके छोटे छोटे बंडल बना लेते हैं। उन बंडलों को नीचे से पकड़कर किसी सख्त चीज पर, मिट्टी के ढेले पे या उसको ड्रम वगैरह पे जब हम जोर से मारते हैं तो उसमें से छटक कर बीज अलग हो जाएंगे और उसका भूसा अलग हो जाएगा। कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में रह जाते हैं जिन्हें किसान जला देते हैं। पहली इन टुकड़ों से के खेत में जलाने के कारण चिंतित है। वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है, इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का खतरा भी है। ये हर साल कुछ ना कुछ इस तरह की घटना घटती है। यदि हम फसल के टुकड़े जो खेत में रह गए उन पे आग लगा दें, एक तो उससे जो धुआं निकलेगा वे वायु प्रदूषण का कारण है, दूसरा उस आग की गर्मी के कारण उस मिट्टी में जो मित्र जीवाणु थे, बहुत लाभदायक थे जो हमारे लिए, उस गर्मी के कारण वो मर जाते हैं, जिससे अगली बार यदि हम उस खेत में फसल उगाएंगे तो उसकी पैदावार पे फर्क पड़ेगा। ये एक विनोइंग मशीन है, इसमें डालते रहते हैं और ये बीजों को अलग कर देता है। कटाई पर 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, न्यावना एवं बिहू जुड़े हुए हैं। भारत देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से ये सभी त्योहार मनाए जाते हैं। ये सभी के सभी कटाई पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। आगे भंडारण। उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उनमें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित करना होगा। ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि ताजा काटी गई फसल के दानों या बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। मतलब बीजों को पहले सुखाना चाहिए, फिर उसको कहीं पे भंडारित करना चाहिए। अतः भंडारण से पहले दानों या बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों, धातु के
बड़े पात्रों में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित किया जा सके। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, ये बड़े बड़े ड्रम जैसी जो संरचनाएं इनको साइलो कहा जाता है, या फिर ये चित्र दिया हुआ है, ये गोदाम है, इसमें जूट के बोरों में फसल के दानों को भर के इनको इनके अंदर रखा जाता है। यहाँ अच्छे से साफ सफाई का, हवा आने जाने का प्रबंध है ताकि इससे फसल खराब ना हो। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडारण गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित बनाने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। घरों में यदि हमें फसल को सुरक्षित करना है तो हम उसमें नीम के पत्ते डाल देते हैं या कुछ रासायनिक दवाइयां भी उनमें लगा देते हैं, जिससे वो काफी समय तक खराब नहीं होती। आगे आखिरी टॉपिक है जंतुओं से भोजन। अभी तक हमने पढ़ा कि हमें पौधों से भोजन मिलता है, कैसे हम उसका उत्पादन और भंडारण कर सकते हैं। अब करते हैं जंतुओं से हमें भोजन किस प्रकार और कौन कौन से प्राप्त होते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्न तालिका बनाकर उसे पूरा कीजिए। क्रम संख्या, खाद्य पदार्थ जैसे दूध और स्रोत हमें ये कहां कहां से मिलते हैं। गाय, भैंस, बकरी, ऊंटनी, इनसे हमें दूध मिल जाता है। आगे जैसे खाद्य पदार्थ हम बात करें, मीट या अंडे या मछली की बात कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे वो चीजें लिखनी है जहां से हमें ये चीजें प्राप्त होती हैं। आप ये सब करने का प्रयास कीजिएगा। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लीवर तेल मिलता है, जिससे विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त हुआ। आगे कुछ प्रमुख शब्द हैं। ये सारे प्रमुख शब्द वो हैं जो इस पाठ में हम कहीं ना कहीं प्रयोग कर चुके हैं। आप इन सबको पढ़िए और इनकी परिभाषा आप जरूर याद कीजिए, वो एग्जाम में पूछी जा सकती है। और ये आपने क्या सीखा, पूरे पाठ में जो भी हमने पढ़ा है वो संक्षिप्त रूप में यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक बार इसको आप जरूर पढ़िएगा। उसके बाद है इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, आपको रिक्त स्थान भरने हैं। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को फसल कहा जाता है। ये हमने पढ़ा पाठ के अंदर। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। सबसे पहले मिट्टी तैयार करेंगे, उसके बाद अगले चरण आएंगे। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर, ये हमने किया था प्रयोग, तैरने लगेंगे। जो अच्छे बीज हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और जो खराब बीज हैं वो ऊपर तैरने लगेंगे। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक हैं। जो यहाँ पे ऑप्शन बचे हैं, जल और पोषक, यहाँ पे 2 बचे हैं तो वो दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, जल और पोषक। ये मिलान है। ये सारी वो चीजें जो हम पाठ के अंदर कर चुके हैं। खरीफ की फसल के कुछ इसमें उदाहरण है, रबी की फसल के रासायनिक उर्वरक और खाद, कार्बनिक खाद। तो ये सारे खुद प्रयास कीजिए, इनके उदाहरण बताने हैं, खरीफ के और रबी के। खरीफ की फसलें जो है जो सर्दियों में उगाई जाए, रबी की फसलें वर्षा ऋतु या गर्मी की ऋतु में उगाई जाती हैं। ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये सारी की सारी कृषि पद्धतियां की हैं, इनके बारे में कुछ परिभाषा जैसा हमें लिखना है। मिट्टी तैयार करना क्या है, बुआई, निराई, थ्रेशिंग, इनकी आपको परिभाषा देनी है। स्पष्ट कीजिए उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। पाठ के अंदर एक सारणी दी हुई थी, तालिका दी थी, तो उस तालिका ही इसका उत्तर है। हमें खाद और उर्वरक के बीच में अंतर बताने हैं। सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली 2 विधियों के बारे में बताना है। ये हमने पढ़ा था, ड्रिप तंत्र है या
काफी अच्छा नई विधि है जिससे हम पानी को बचा सकते हैं। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो, ये हमने पाठ के बिल्कुल शुरू में पढ़ा था। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि हम खेत में लगातार फसल उगाएंगे तो मिट्टी में पोषक तत्वों की काफी कमी हो जाएगी और फिर अगली फसल की पैदावार कम होगी। खरपतवार क्या है, उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। खरपतवार क्या है और नियंत्रण करने के लिए हम उसको हाथ से उखाड़ सकते हैं या फिर उसमें रासायनिक खरपतवार नाशियों का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ डिब्बे हैं, इनको आगे पीछे करके हमें एक रेखा चित्र तैयार करना है। आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा, जैसा भी पाठ में है उसी हिसाब से दिया हुआ है। ये वर्ग पहली दी हुई है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। पहले इन सभी के उत्तर पता कीजिए और फिर इसमें भरने का प्रयास कीजिए। ये सभी काम आपके लिए है। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।